गुड इवनिंग बच्चों। चलिए हम लेकर आ गए हैं क्लास फिर से अभी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से अभी मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अभी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, ये सिलेबस नर्सिंग से ही लिया गया है। बीएससी नर्सिंग 4th ईयर ओवीजी सब्जेक्ट लिया गया है, जिसमें से बीएससी का मतलब जो नर्सिंग का सिलेबस है उसको ऐड करके सारे सिलेबस को थ्योरी बेस्ड पूरा क्लियर करवा के उसके बाद हम आपको एमसीक्यू पढ़ाएंगे। और ये जो क्लासेस अभी चल रही है ये उन बच्चों के लिए भी बेनिफिट है जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में हैं और मेन एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट होगा। वो भी अगर इस क्लास को वॉच करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये क्लास उनके लिए भी बेनिफिट होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 7 का क्वेश्चन नंबर 43, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही ये रखा गया है। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यूटीआई होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसका फुल फॉर्म है। इसमें बताया जा रहा है कि देयर इज इंक्रीज चांसेस ऑफ यूटीआई इन फीमेल और कंपेयर मेल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यूटीआई ज्यादा फीमेल में होता है कंपेयर मेल के, क्योंकि यूरेथ्रा की जो साइज होती है मेल की अपेक्षा फीमेल का क्या होता है, लेस होती है, कम होती है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी एक्सटर्नल यूरेथ्रा मीटस टू वल्वा एंड वेजाइना। जो एक्सटर्नल यूरेथ्रा होता है वो वल्वा और वेजाइना के थ्रू क्लोज होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायलेशन ऑफ यूरेटर एंड रीनल पेल्विस एंड status of urine bladder and ureter cause spread infection renal pelvis into the parenchymal cell। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे यूरेटर का जो डायलेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। रीनल पेल्विस और यूरिनरी जो ब्लैडर है वो डायलेट फॉर्म हो जाते हैं, मतलब कंप्रेस पड़ता है उसमें, और जैसे ही प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने से क्या होता है, यूरेटर डायलेट होते हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, रीनल पेल्विस पैरेन्काइमल सेल के थ्रू क्या होता है, इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, फैलता है। और इसके लिए हम आपको बता दें कि जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉज द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को कॉज करने का जो बैक्टीरिया है मोस्ट ऑफ द ई कोलाई, इस्ट्रीशिया कोलाई जिसको बोलते हैं, इंटरकोकाई, स्टैफिलोकोकाई ऑरियस, स्यूडोमोनास, क्लैप्सिला एंड प्रोटियस। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूटीआई इन्फेक्शन को कॉज करने का सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, साइलेंट सिम्टम क्या क्या देखने को मिलता है तो आपको बता दें, जब भी कभी यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो फीवर, एनरोक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, मिक्चुरेशन, डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, इन्वेस्टिगेशन का यूरिन एग्जामिनेशन सो प्लेंटी ऑफ ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स, यूरिन कल्चर, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट आर डन। ट्रीटमेंट क्या क्या के प्रोवाइड करेंगे? ऑल वुमेन शुड बी एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, डिफाइंड बैक्टीरियल काउंट सम ऑफ द 10^5 पर ml इन मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन ऑफ यूरिन डिटेक्टेड। मतलब इतना हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि जो स्पेसिमेन में हमने यूरिन कलेक्ट किया है कितना बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है, उसको काउंट करने के लिए कल्चर किया जाता है। सच पेशेंट्स नाइट्रोफ्यूरेशन 100 mg TDS 2 वीक्स देते हैं किसको, पेशेंट्स को। और अदर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देंगे, सिफालेक्सिन, सिफ्रैक्सिम, सेफ्रोक्सिम, एमॉक्सी, कैल्वलिन एसिड आर रिक्वायर्ड इन मेनी केसेस। द पेशेंट इज फॉलोड बाय अप थ्रॉली एंड यूरिन शुड बी एग्जामिन्ड एट मंथली इंटरवल। तो इस तरह से यूटीआई इन्फेक्शन कैसे फैलता है और क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो बॉडी देखिए वीक हो जाती है, भूख नहीं लगती है, बार बार वॉमिटिंग फील होता है, और यूरिन पास आउट करने के टाइम पे पेन भी होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमको ये सारे ड्रग्स दिए जाते हैं। और अगर इसे असिम्टोमेटिक मतलब सिम्टम प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है, अब्सेंस है, यूरिया में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उस कंडीशन पे हमको क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यूनिबरेट द वेरियस इन्फेक्शियस डिसीज में अकर इन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन कौन से डिसीज सबसे ज्यादा या सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो आपको हम बता दें, फंगल इन्फेक्शन, प्रोटोजोल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। 4 इन्फेक्शन के बारे में बताया गया। फंगल इन्फेक्शन किससे फैलता है? कैंडाइडा एल्बिकेंस से। प्रोटोजोल इन्फेक्शन ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। क्लेमाइडियल इन्फेक्शन ग्रुप बी स्टेप्टोकोकस। गोनोकोकल इन्फेक्शन सिफिलिस। वायरल इन्फेक्शन हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, साइटोमेगेलोवायरस, हिपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, रूबेला वायरस, जेनाइटल वॉर्ट्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एचआईवी इन्फेक्शन। ये 4 इन्फेक्शन कॉज करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर डिसीज को कॉज करने के लिए। फंगल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। देन इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45। टॉर्च इन्फेक्शन क्या होता है? टॉर्च को आपने पढ़ा होगा। टॉर्च का फुल फॉर्म क्या होता है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस रूबेला
साइटोमेगालो वायरस, हर्पर सिम्प्लेक्स वायरस। टॉर्च को क्या बोलेंगे? टॉक्सोप्लाज्मोसिस रूबेला, साइटोमेगालो वायरस, हर्पर सिम्प्लेक्स वायरस। अब टॉर्च इन्फेक्शन होता क्या है हम आपको बता दें। तो टॉर्च में जो डिसीज है, कितनी डिसीज होती है? 4 डिसीज का कंबाइन होता है, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस रूबेला, साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन होता है इसमें। अब टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन इज द टॉक्सोप्लाज्मा कॉजिंग ग्लैंडुलर फीवर लाइक सिंड्रोम। आपको बता दें जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है वो इन्फेक्शन टॉक्सोप्लाज्मा या ग्लैंडुलर फीवर लाइक सिंड्रोम व्हेन इट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द fetus may become infected and result have hydrocephalus, intracranial calcification, splenomegaly, anemia, jaundice, retinal damage। ये साइनम सिम्टम या ये सिम्टम क्रिएट करता है, ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है जब टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन होता है। तो समझ में आया? ग्लैंडुलर फीवर होगा उसको, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर बच्चे को इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, जिससे हाइड्रोसिफेलस बच्चे के अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ सकता है, और स्प्लेनोमेगाली हो सकता है, स्प्लीन की साइज बढ़ सकती है, एनीमिया होगा, ज्वाइंटिस या रेटिनल डैमेज होने का, आंखों में जो रेटिना होता है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन की वजह से। अब हम डायग्नोस क्या करेंगे? इट इज मेड बाय टू डायग्नोस। टॉक्सो टेस्ट डिटेक्ट करते हैं आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज को देखने के लिए। टॉक्सो टेस्ट क्या किया जाता है? तो डायग्नोस क्या क्या करेंगे? टॉक्सो टेस्ट करते हैं जो आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन में आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज ही क्या होते हैं, इनका जो फंक्शंस होता है वो कम हो जाता है, इसलिए इनका टेस्ट किया जाता है। ठीक है, डिटेक्ट करते हैं इसको। ट्रीटमेंट ओनली स्पायरामाइसिन देते हैं 6 to 9 10 square 9 IU per day, 2 to 3rd day for 3 weeks and repeated 2 weekly interval for 3 to 4 months. It prevents transmission of infection to fetus but does not prevent to cross the placenta and thus cannot treat infection fetus। देखो बताया जा रहा है इसमें कि हम इसको केवल रोक सकते हैं कि ये इन्फेक्शन फीटस तक ना पहुंचे, लेकिन हम इसको प्लेसेंटा से क्रॉस होने में प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, और ना ही पूरी तरह से बच्चे में जो इन्फेक्शन होगा उसको ट्रीट कर पाएंगे। देन इसके बाद हम देखते हैं रूबेला। रूबेला इन्फेक्शन वायरल डिसीज होता है, जो कि आपको सभी को मालूम है कि रूबेला डिसीज जो होता है एक वायरल इन्फेक्शन होता है, और अकरिंग प्रेडोमिनेटरी यंग चिल्ड्रंस एंड एडोल्ट्स बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फेशियल रैसेस, पोस्ट एरिकुलर एडिनोपैथी, फ्लू लाइक सिम्टम्स, आर्थरालजिया, जॉइंट में पेन, टेट्रोजेनिक वायरस एंड फीटल ट्रांसमिशन अकर यूजुअली ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर वीक ऑफ कॉन्सेप्शन। द मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटीज हियरिंग लॉस। सबसे पहला जो एबनॉर्मलिटीज रूबेला के अंदर देखने को मिलता है हियरिंग लॉस, 60 to 75, ईयर डिफेक्ट होता है, हार्ट डिफेक्ट होता है, एंड साइकोमोटर जो रिटार्डेशन है, जो माइंड का जो डेवलपमेंट होता है और जो मूवमेंट का डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले उसमें वीकनेस देखने को रूबेला इन्फेक्शन की वजह मिलता है। ठीक है, बच्चे में। इसके बाद हम डायग्नोज क्या क्या करेंगे? तो हीमोग्लूटिनेशन इमेजिन टेस्ट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ आईजीएम एंटीबॉडीज। आपको हम बता दें कि जो आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज होते हैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये मैक्रोफेजेस को इनहेल करने का काम करते हैं, इसलिए इनका जो लेवल है उसको डिटेक्ट किया जाता है कि बॉडी में ये किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इसलिए आईजीएम एंटीबॉडीज का प्रेजेंस हम उस वहाँ पे देखते हैं। पेशेंट इज नॉट इम्यून, थेरापेटिक टर्मिनेशन शुड बी कंसिडर। ट्रीटमेंट एक्टिव, देखिए पेशेंट तो इम्यून नहीं अगर हुआ है तो उसको थेरापेटिक टर्मिनेशन करने के लिए कंसिडर करेंगे, और एक्टिव इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड करेंगे। लाइव एटेंटेड वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन प्रेफर करेंगे। 11 to 13 ईयर ऑफ एज जब बच्चे की होगी तो उस टाइम पे उसको रूबेला वैक्सीन के लिए प्रेफर करेंगे, बोला जाएगा। और प्रेगनेंसी के टाइम पे 3 मंथ ही उसको क्या करना है, गिवन चाइल्ड बियरिंग, जैसे ही बच्चा अगर जन्म लेता है तो 3 मंथ क्या करना है, बच्चे को देना है। ठीक है, आपने सुना होगा मीजल मम्स रूबेला, तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर आपको रोकना है तो ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग, जिस टाइम पे बच्चा जन्म ले उसके 3 मंथ के दौरान क्या करना है, उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, रूबेला इन्फेक्शन को। तो ये तो हो गया रूबेला डिसीज। देन इसके बाद हम देखते हैं साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन। इट इज अ मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन एंड रूट ऑफ ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड यूरिन और सलाइवा। साइटोमेगालो वायरस जो होता है ये कॉन्जेनाइटली इन्फेक्शन होता है, इसका जो रूट होता है ट्रांसमिशन इन्फेक्शन का यूरिन अथवा सलाइवा के थ्रू इन्फेक्शन फैलता है। और प्राइमरी मैटरनल इन्फेक्शन एनी ट्रांसमीटर एनी ट्राइमेस्टर पोटेंशियल कॉन्जेनाइटल ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड इन्फेंट बॉर्न ऑफन सो हिपैटोस्प्लेनोमेगाली, थ्रोम्बोसाइटोपनिया और क्रायोनाइटिस, माइक्रोसेफेली, इंट्राकैरियल कैल्सिफिकेशन।
प्राइमरी जो मैटरनल इन्फेक्शन होता है किसी भी ट्राइमेस्टर में, तो बच्चे में जाकर ये इन्फेक्शन कॉज करता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर इन्फेक्शन क्या क्या देखने को मिलते हैं, लीवर की साइज इंक्रीज रहेगी, स्प्लीन की साइज इंक्रीज रहेगी, थ्रोम्बोसाइटोपनिया देखने को मिलेगा ब्लड के अंदर, ठीक है, और माइक्रोसिफेली, इंट्राकैरियल कैल्सिफिकेशन देखने को, ये सारे कंडीशन देखने को मिलेंगे बच्चे में अगर साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन होता है तो। इन्फेंट ऑडिटरी डेफिशिएंसी होगा, मेंटल टार्डेशन बच्चा होगा। इन्फेक्शन कंफर्म वायरल कल्चर हम करते हैं यूरिन और नाजोफेरेंजियल सीक्रेशन से। सीएमवी स्पेसिफिक रूप से आईजीएम जो एंटीबॉडीज होता है उसका प्रेजेंट देखते हैं। 80% इन्फेक्टेड अगर इन्फेंट अगर है तो उसका हमको प्रेजेंस देखना होता है कि कौन सा WBC बढ़ा हुआ है, क्योंकि जब इन्फेक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो IgG और IgM जो होते हैं एक मिनिमम अमाउंट में बॉडी पे होते हैं, लेकिन जैसे इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो WBC बढ़ जाती है उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो हम किसका प्रेजेंस देखते हैं, एंटीबॉडीज़ का प्रेजेंस देखते हैं कि उनका रिस्पॉन्स कितना है, तो इसमें हम IgM देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रीनेटल डायग्नोसिस बाई कार्डियोसेंटेसिस करते हैं। पॉसिबल देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर द साइटोमेगालोवायरस, कोई भी वैक्सीन इसके लिए केवल हम क्या कर सकते हैं कि आप इसको एंटीबायोटिक के थ्रू या डॉक्टर के एंटीवायरल ड्रग्स आप कुछ दे सकते हो, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक वैक्सीन अभी तक प्रिपेयर नहीं हुई है। तो इस तरह से किस प्रकार से हम इसको टेस्ट करवाएंगे, देन उसके बाद हमको इसका इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो ये होता है साइटोमेगालोवायरस और कैसा इन्फेक्शन होता है, किस तरह से ये फैलता है, बच्चे में क्या क्या कॉज कर सकता है ये इन्फेक्शन, इसके बारे में हमने देखा अभी। अब हम देखेंगे हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस क्या होता है, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस फैमिली कैन बी डू 1, हर्पस सिम्प्लेक्स 1, हर्पस सिम्प्लेक्स 2। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, तो वुमेन अफेक्टेड हर्पस, लीजन लाइक सर्वाइकल इन्फ्लामेशन, डिसयूरिया, हेमेटूरिया, pelvic pain, transplacenta, intrauterine infection can occur in pregnant women, but the more important source of infection is mother's genital tract during time of delivery. तो जो इन्फेक्शन ये होता है आपका हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, ये सर्वाइकल इन्फ्लामेशन या डिसयूरिया या हिमेचूरिया, पेल्विक पेन, इससे अफेक्टेड जो मदर्स होती है, जो वुमेन्स होती हैं, ये सारे सिम्टम देखने को मिलता है। और जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन और टाइम ऑफ डिलीवरी में के टाइम पर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डायग्नोज क्या करेंगे, वायरल आइसोलेशन कल्चर, आल्सो भी सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, मदर्स टू बी प्रूवन क्लिनिकली सस्पेक्टेड HSV herpes simplex virus infection should be isolated, perineal pad dressing should be handed as infected. If patient is delivered by cesarean section, then infection can be prevented. पेशेंट को डिलीवरी के लिए किसके लिए बोलेंगे, सीजरियन सेक्शन के द्वारा अगर, तो इन्फेक्शन से हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया कि टॉर्च इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे फैलता है और कैसे इसको हमको प्रिवेंट करना है, क्या इसका मैनेजमेंट हम करेंगे, क्या रोकथाम करेंगे, इसके बारे में हमने अभी देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। डिफाइन यूट्राइन फाइब्रॉइड, डिस्कस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस एंड इट्स मैनेजमेंट। क्या होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड, आपने सुना होगा यूट्रस में फाइब्रॉइड फॉर्म हो जाना। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड होता क्या है, मोस्ट कॉमन बिगिन ट्यूमर इन वुमेन्स अक्रिंग अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% ऑफ वुमेन रिप्रोडक्टिव एज। जो आपने 20 से 30% बताया जा रहा है कि यूट्राइन जो फाइब्रॉइड होता है मोस्ट ऑफ द वुमेन के अंदर ट्यूमर प्रेजेंट होता है, और अप्रोक्सीमेट 20 to 30% वुमेन में रिप्रोडक्टिव एज में क्या होता है ये देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलता है यूट्राइन फाइब्रॉइड में, एक्यूट ऑनसेट ऑफ पेन ओवर ट्यूमर, malas rise temperature, dry fever tongue, rapid pulse, constipation, tenderness, rigidity over the tumor, blood counts or leukocytosis. Diagnosis is confused with acute appendicitis or twisted ovarian tumor. The diagnosis is often made only on laparotomy. डायग्नोज करेंगे, उसके बाद एक्यूट अपेंडिसाइटिस अगर इन्फेक्शन है, तो ओवेरियन ट्यूमर अगर है या ट्विस्टेड ओवेरियन ट्यूमर है तो डायग्नोज करेंगे ओनली ऑन लैप्रोटोमी करेंगे। Then diagnose apart from clinical examination, ultrasound, MRI, confirmation diagnosis, finding out the type, number of size of fibroid. डायग्नोस हम इस तरह से क्यों करेंगे, ताकि फाइब्रॉइड का जो साइज है वो हमको पता चल सके। मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के टाइम पे, तो ट्रीटमेंट यूजुअली कंजर्वेटिव सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द फीटस। सबसे पहले हमको पेन का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद हमको मॉनिटर करना है फीटस को। ड्यूरिंग डिलीवरी ऑब्स्ट्रक्शन अगर सिजेरियन इन नेसेसरी, अगर डिलीवरी के टाइम पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो फिर हमको सिजेरियन के लिए उसको बोलना है, ताकि सिजेरियन की अगर आवश्यकता होती है तो फिर हमको नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट नहीं कराना है। देन इसके बाद सिजेरियन हेस्टेक्टोमी, अंडरटेकन डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग, सिजेरियन सेक्शन ऑफ सिजेरियन मायोमैक्टेक्टोमी इज लाइफ सेविंग मेजर।
अगर सिजेरियन हिस्टेक्टोमी अगर आप कर रहे हो तो उस समय पे आपको पूरा मैनेजमेंट करना है। एक्सेसिव ब्लीडिंग लॉस होता है उस समय पे सिजेरियन मायोमेक्टोमी के टाइम पे, तो लाइफ सेविंग सबसे पहले आपको वहां पे करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फाइब्रॉइड। यूट्राइन फाइब्रॉइड कैसे होता है, कैसे आप मैनेजमेंट करोगे और किस तरह से प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम पे आपको प्रिजर्व मतलब किस प्रकार से आप बॉडी को क्या करना है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है और कैसे प्रोसीजर को वहां पे कंडक्ट करना है, उसका ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इन्यूमरेट द टाइप्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड एंड इफेक्ट ऑफ फाइब्रॉइड इन प्रेगनेंसी। टाइप्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड, कितने टाइप्स के यूट्राइन फाइब्रॉइड होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो टाइप्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड, कितने टाइप्स के यूट्राइन फाइब्रॉइड होते हैं। सबसे पहले इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, सब पेरिटोनियल और सब सीरोसल फाइब्रॉइड्स, सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स, सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स। अब आपको हम बताते हैं इंटरस्टिशियल फाइब्रॉइड क्या होता है। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप एंड लोकेटेड विद द वॉल ऑफ द यूट्रस। जो ऐसा फाइब्रॉइड जो यूट्रस के वॉल पे, वॉल यानी दीवार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जो यूट्रस के वॉल पे, आपने यूट्रस की साइज देखा होगा, यूट्रस कुछ इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा। तो यूट्रस के जो वॉल पे, यूट्रस के जो वॉल पे क्या होता है, अटैच होता है फाइब्रॉइड्स, वो होता है आपका इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, सब पेरिटोनियल और सब सीरोसल फाइब्रॉइड। These are the fibroid located mucosal surface. Uterus can become very large fibroids, partially complete cover of the peritoneum. ऐसा फाइब्रॉइड जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, कंप्लीटली अथवा पार्सली रूप से पेरिटोनियम वाले एरिया में। आपको बता दें पेरिटोनियम मतलब जो एब्डोमेन वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो उस एरिया को पूरी तरह से कवर करता है ऐसा फाइब्रॉइड, तो उसको हम बोलते हैं सब पेरिटोनियम या सब सीरोसल फाइब्रॉइड। देन इसके बाद सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। दीज आर दी मसल्स बीनीथ इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। जो इंडोमेट्रियम, यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उस मसल्स पे लोकेट होता है फाइब्रॉइड, उसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसल। सर्वाइकल फाइब्रॉइड, सर्वाइकल नाम से ही पता है आपको। म्यूकोसल मतलब होता है, आप समझ जाना, इंडोमेट्रियम मसल्स, ठीक है। इंडोमेट्रियम जो लेयर होती है यूट्रस की, उसके म्यूकोस मसल्स के अंदर क्या होता है, लोकेट होता है फाइब्रॉइड। सर्वाइकल में जब सर्विक्स की वॉल पे क्या होता है, फाइब्रॉइड्स लोकेट होता है, उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल। और डिपेंड करता है ये पोजीशन पे कि एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है, लैटरल है कि सेंट्रल है, ये पोजीशन पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे लोकेट है आपका फाइब्रॉइड्स। तो इस प्रकार से टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड्स 4 टाइप्स के होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कितने प्रकार के फाइब्रॉइड्स होते हैं, तो कितने टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के, इंटरस्टिशियल, सर्वाइकल और आपका पेरिटोनियल और म्यूकोसल फाइब्रॉइड। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद इसमें दिया है इफेक्ट ऑन फाइब्रॉइड, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या इफेक्ट करता है फाइब्रॉइड्स। तो इंक्रीज साइज ड्यू टू इंक्रीज वैस्कुलरिटी, एडिमा, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, फाइब्रोमस्कुलर टिश्यूज, द ट्यूमर्स फील सॉफ्ट, चेंज इन पोजीशन। ये प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या इफेक्ट डालता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये क्या इफेक्ट करता है, सबसे पहले साइज अगर इंक्रीज होती फाइब्रॉइड के, एडिमा कॉज होगा और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, वहाँ पे साइज इंक्रीज होगा और फाइब्रो मसल्स टिश्यूज इंक्रीज होंगे। ट्यूमर फील सॉफ्ट, ट्यूमर कैसा फील होगा, सॉफ्ट फील होगा। और चेंज द पोजिशंस, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा, सेफ चेंज हो जाएगा, डिजनरेट स्पेशली रेड डिजनरेशन होगा और टॉर्जन, पैड इंक्लूडेड सब सीरियस फाइब्रॉइड्स, इन्फेक्शन एंड पॉलीपॉइडल चेंजेस मोर इन द प्यूपेरियम पीरियड। तो ये इफेक्ट आएगा जब फाइब्रॉइड अगर किसी भी वुमेन्स को है प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो ये इफेक्ट देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि फाइब्रॉइड्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, किस प्रकार से इफेक्ट डालता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ट्यूमर ऑन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का के टाइम पर ट्यूमर का क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले आपको बता दें, इंपैक्शन लीडिंग टू रिटेंशन ऑफ यूरिन, यूरिन को रिटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैकेनिकल डिस्ट्रेस प्रेजेंस ऑफ लार्ज ट्यूमर, माल प्रेजेंटेशन ऑफ द बेबी, नॉन इंगेजमेंट हैंड ऑफ एट टर्म, जब बेबी डिलीवर्ड होने वाला होता है तो इंगेज प्रॉपर तरीके से नहीं होता है अगर ट्यूमर प्रेजेंट होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो देयर इज चांस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ट्यूमर इंपैक्टेड इन द पेल्विस, लेबर नॉर्मल डिलीवरी होने में ऑब्स्ट्रक्शन होता है और ट्यूमर पेल्विस को भी क्या करता है, अफेक्ट कर सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलते हैं अगर ट्यूमर फॉर्म है तो, अगर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट लाइकली अगर इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट मैलिग्नेंसी, ठीक है, ट्यूमर अगर प्रेजेंट है और अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो कैंसर होने के चांसेस होते हैं। टॉर्जन पेडिकल
Usually during 8 to 10 week of pregnancy is the tumor out of the pelvis in the early puerperium because lacks abdominal wall. Intracystic hemorrhage, increase vascularity, vascularity increase हो सकती है, number of cells increase हो सकते हैं. Rupture of hemorrhage या इन्फेक्शन इन लेबर, इन्फेक्शन मोर कॉमन ड्यूरिंग इन डिलीवरी या अबॉर्शन के टाइम पे इन्फेक्शन होगा. फिजियोलॉजिकल चेंजेस, थ्राम्बोसिस, इनवाइट सेप्सिस, ये सारे रीजन क्रिएट होंगे किस टाइम पे, अगर किसी भी वुमेन्स को ट्यूमर होता है तो ये कॉम्प्लिकेशन बन सकते हैं. नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट दोनों के लिए बताया गया यहाँ पे. मोस्ट ऑफ द बताया गया है 8 to 10 वीक की जब प्रेगनेंसी होती है तो ट्यूमर पेल्विस के आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है. और अर्ली प्यूपेरियम स्टेज में क्या होता है, लैक्स एब्डोमिनल वॉल से क्या होता है, हेमोरेजिक कंडीशन बनती है, जिससे क्या होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होने से मदर को भी प्रॉब्लम आती है और बच्चे में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. तो इस तरह से ये रीजन बताया गया है ट्यूमर अगर फॉर्म होता है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डिफाइन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी एंड इट्स क्लासिफिकेशन. प्रेगनेंसी के टाइम पर हाइपरटेंशन क्या होता है, कैसे क्लासिफाई करेंगे. तो हाइपरटेंशन इज कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द प्रेगनेंसी, सभी को मालूम है कॉमन डिसऑर्डर होता है मैटरनल का और पेरिनेटल का, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी से रिलेटेड. ठीक है, या कोई भी सिक कंडीशन या ऐसा कोई डेथ कंडीशन अगर आती है तो उस रिलेटेड से मतलब सभी को टेंशन रहती है, फ्रस्ट्रेट रहता है पर्सन. ब्लड प्रेशर कितना इंक्रीज हो सकता है, मोर देन 140 to 90 mm ऑफ Hg. बताया गया है कि जब ब्लड प्रेशर 140 to 90 mm ऑफ Hg मेजर 2 टाइम्स अगर एटलीस्ट 6 आवर्स के इंटरवल में आता है, कितना 140 to 90 2 टाइम्स 6 आवर 6 घंटे के अंदर अंदर अगर ऐसा रिपीट अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपरटेंशन की. फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ग्रेविडा स्टेज हैज साइन अंडरलाइंग पैथोलॉजी विच में भी प्री एग्जिस्ट साइन. क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन हम देखेंगे. सबसे पहले क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं हाइपरटेंशन के, तो 3 ग्रुप हाइपरटेंशन के क्लासिफिकेशन बताए गए हैं. पहला बताया गया है PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन. सेकंड, क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी इज अनरिलेटेड टू द हाइपरटेंसिव स्टेट. हाइपरटेंशन वॉस्ड बाई प्रेगनेंसी. अब इंड्यूस हाइपरटेंशन में क्या क्या देखने को सिम्टम मिलते हैं, तो विथ प्रोटीनूरिया एंड एडिमा, प्रीक्लैम्सिया, इक्लैम्सिया, एडिमा और प्रोटीनूरिया, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन. इक्लैम्सिया और प्रीक्लैम्सिया मैं आपको आगे बताऊंगी. तो इसमें बताया जा रहा है कि प्रोटीनूरिया अथवा एडिमा प्रेजेंट होगा, प्रीक्लैम्सिया कंडीशन आएगी, इक्लैम्सिया कंडीशन आएगी, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन एक इसमें दिखेगा. प्रेगनेंसी इंड्यूस मतलब इंड्यूस होता है ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पर ये कंडीशन देखने को मिलती है. अब हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी अनरिलेटेड हाइपरटेंसिव स्टेट, मतलब कोई रिलेटेड नहीं रहता है टेंशन लेने का, लेकिन अनरिलेटेड हाइपरटेंसिव स्टेट होता है. तो इसेंशियल हाइपरटेंशन, रेनोवास्कुलर हाइपरटेंशन, कोरेक्टेशन ऑफ आयोटा विदाउट ग्रॉस, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज सिस्टम, ल्यूपस एरिथमेटस, ये टाइप्स देखने को मिलते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में. अब हाइपरटेंशन रोज बाय प्रेगनेंसी, तो सुपर इम्पोज इक्लैम्सिया, थायरोटॉक्सिकोसिस या सुपर इम्पोज प्री एक्लैम्सिया, ये 3 कंडीशन देखने को मिलती है हाइपरटेंशन वर्स बाय प्रेगनेंसी. समझ में आ गया होगा आप लोगों को कितने टाइप्स की हाइपरटेंशन से रिलेटेड कितने ग्रुप का प्रेगनेंसी का कैटेगरीज रखा गया है कि ये सिम्टम क्रिएट हो सकते हैं हाइपरटेंशन की वजह से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया है अभी. डिस्क्राइब इक्लैम्सिया, इक्लैम्टिक डिस्क्राइब नर्सिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है. BSc नर्सिंग 4th ईयर के जो बच्चे हैं अभी फाइनल ईयर का जो मेन एग्जाम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें भी ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ ये क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, तो इक्लैम्सिया क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे. प्री इक्लैम्सिया, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए प्री इक्लैम्सिया और इक्लैम्सिया दोनों की बात की गई है, तो इसने डिफाइन कर दिया है इक्लैम्सिया प्री इक्लैम्सिया दोनों को. प्री इक्लैम्सिया क्या होता है, व्हेन कॉम्प्लिकेटेड विद द कन्वर्जन और कोमा इज कॉल्ड इक्लैम्सिया. जब प्री इक्लैम्सिया ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बन जाए कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्जन अथवा कोमा के उसमें कन्वर्ट हो जाए, तो उसको उस डिसीज को हम बोलते हैं इक्लैम्सिया. और इक्लैम्सिया एक ऐसी कंडीशन, अच्छा यहाँ पे इक्लैम्सिया के बारे में दिया है, साथ प्री इक्लैम्सिया नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है. ठीक है, ये इक्लैम्सिया के ही बारे में दोनों डेफिनेशन दी है. फर्स्ट डेफिनेशन दी है कि जब प्री एक्लैम्सिया इतना बढ़ जाए कि वो किसका रूप ले ले, कन्वर्जन अथवा कोमा का रूप ले लेती है, वो इक्लैम्सिया कहलाती है. देन इक्लैम्सिया इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जन एंड कोमा एंड इज मोर एडवांस स्टेज ऑफ सीरियस प्रीक्लैम्सिया और इफ कन्वर्जन सुपरवेनी इन केस ऑफ प्रीक्लैम्टिक टॉक्सीमिया इज कॉल्ड इक्लैम्सिया.
इक्लैम्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जो कन्वर्जन अथवा कोमा का एडवांस स्टेज हो जाती है। सीरियस प्री इक्लैम्सिया कन्वर्जन। केस ऑफ प्री इक्लैम्सिया टॉक्सीमिया, जो ब्लड में क्या होता है टॉक्सिक इफेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं इक्लैम्सिया। इसके बाद हम देखेंगे इक्लैम्सिया के साइन सिम्टम, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो कन्वर्जन मोर ऑफ द 36 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या लेबर के टाइम पे फर्स्ट फ्यू आवर्स, प्यूपेरियम स्टेज में 48 आवर्स तक क्या होता है, इक्लैम्सिया की कंडीशन बनी रहती है। और पेशेंट का क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है। तो पेशेंट हैज इपिगैस्ट्रिक पेन, वॉमिटिंग, इंटेंस हेडेक, इक्लैम्पिया फिट्स आते हैं, कन्वर्जन स्टेट बार बार आते हैं। अब प्राइमरी जो प्री मॉनिटरी जो स्टेट होता है, पहला स्टेज बताया गया है, इसके स्टेज बताए गए हैं। पहला स्टेज है प्री मॉनिटरी स्टेज। पेशेंट बिकम रेस्टलेसनेस, आई रोज साइडवेज एंड अपवर्ड ट्विस्टिंग, फेशियल मसल्स, हेड में बी ड्रॉन वन साइड। स्टेज लास्ट फॉर 10 to 20 सेकंड में। प्री मॉनिटरी स्टेज क्या होते हैं, बार बार पेशेंट के साथ में ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके बाद टोनिक स्टेज में क्या होता है, मसल्स गेट स्पाज्म, मसल्स कैसा हो जाएगा, स्पाज्म में प्रेजेंट हो जाएगा, मसल्स में रिजिड हो जाएंगी, एक्टिंग होगा, बैक पेन होगा, मसल्स अकर फिट्स, क्लोज्ड आईज, टीथ टाइटली क्लेंस्ड, डायफ्राम मसल्स आर स्पाज्म, रिस्पायरेशन स्टेज एंड पेशेंट बिकम साइनोस्ड। दिस स्टेज 10 to 20 सेकेंड। ये होता है टोनिक स्टेज में। इसके बाद क्लोनिक स्टेज में क्या होता है, टोनिक और क्लोनिक ध्यान रखना है। टोनिक स्टेज फॉलोज वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन बाय द मसल्स, प्रोड्यूस कन्वर्जन मूवमेंट, जा स्टार्ट्स मूविंग रैपिडली, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। टोनिक में क्या होता है, केवल स्पाज्म प्रेजेंट होता है, देखिए ट्विस्टिंग होता है टीथ में, फेस में, ठीक है, मसल्स स्पाज्म में। लेकिन क्लोनिक में क्या होता है, स्पाज्म के साथ साथ में सलाइवा सिक्रेशन होने लगता है एक्सेसिव रूप से, माउथ से फोम स्टार्ट हो जाता है, फेस इज द कंजेस्टेड, हॉर्बिडली डिस्टोर्टेड, मूवमेंट ग्रेजुअली कम हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट्स, और पल्स रेट फुल, इनबाउंडिंग रिस्पायरेशन इज नॉइजी एंड ये कंडीशन 30 to 90 सेकंड तक बताया जा रहा है। बताओ 1.5 आवर्स ये कंडीशन क्लोनिक स्टेज में बनी रहती है। कोमा स्टेज में पेशेंट विल नॉइजी ब्रीथिंग, और साउंड से उसको नॉइजी ब्रीथिंग आती, मतलब सांस जब लेती है तो जब सांस लेती है तो उसमें आवाज आती है, नॉइजी ब्रीथिंग होता है। कोमा स्टेज में लास्ट फ्यू मिनट्स, सम आवर्स, सम टाइम पेशेंट में गेट अनदर विदाउट रिकवरिंग फ्रॉम द कोमा स्टेज। प्रिवेंटिव मैनेजमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं, तो गुड मैनेजमेंट, एंटीनेटल केयर, रिकॉग्नाइज प्री इक्लैम्सिया अर्ली, प्री इक्लैम्सिया ट्रीटेड इन टाइम, मदर नॉट सफर फ्रॉम इक्लैम्सिया। दिस मीन मतलब जब प्री इक्लैम्सिया की कंडीशन हो उसी टाइम पे हमको क्या करना है, उसको प्रिवेंट कर लेना है ताकि मदर्स इक्लैम्सिया की कंडीशन पे सफर ना करे। और वुमेन सफरिंग फ्रॉम इक्लैम्सिया, मिडवाइफ मस्ट प्रिवेंट अकरेंस ऑफ फिट्स। अगर वुमेन सफर कर रही है इक्लैम्सिया से तो तुरंत मिडवाइफ नर्सेस को क्या करना है, वहां पे उसको फिट्स को प्रिवेंट करना है। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट क्या क्या हम प्रोवाइड करेंगे अगर किसी भी वुमेन्स को फिट्स आ रहे हैं, तो नो ट्रीटमेंट गिवन पेशेंट अनलेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेडेटिव, कोई भी ऐसा सेडेटिव नहीं देना है। सेव वॉल्वा, रिकॉर्ड ब्लड प्रेशर, और इंसर्ट सेब्रुटेंट कैथेटर्स, और क्लीन पेशेंट्स, नो एनिमा, गिवन एक्यूट कंडीशन अंडर कंट्रोल, डू नॉट गिवन स्पंज एटलीस्ट 24 आवर्स, पेशेंट मस्ट बी नर्स, सिंगल सेपरेट क्वाइट डार्क एंड वेल वेंटिलेटेड रूम में इसको रखना है। और पेशेंट kept in the cradle bed, protected to prevent patient from the getting injury during convulsion. Good nursing care and close supervision essentially for the patients. A drug given patients includes sedative, hypotension drug. गुड नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है, लूज सुपरविजन नहीं देना है, पेशेंट्स को ड्रग देना है, प्रोवाइड करना है, और सेडेटिव हाइपोटेंशन ड्रग देना है, डायरेटिक ड्रग्स देना है। स्टेन डिपेंड अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन, केयर ड्यूरिंग फिट्स को केयर करना है, रिमूव हेयर पिल्स, क्लिप from hair and false teeth from the patient mouth, or mouth gag, rubber vase, any heart that wrapped gauze piece placed between the back teeth during the premonitory phase of the fits and before the teeth are cleansed. Turn the patient on her right side and keep pillow behind the shoulder. Keep air passes clean by using gauze and suction apparatus. Give oxygen inhalation to the patients. कैसे आपको अगर किसी वुमेन्स को फिट्स आ रहे हैं, ठीक है, बार बार फिट्स आ रहे हैं, तो कैसे आपको उसको केयर करना है, तो हेयर पिन वगैरह क्या करना है, उसको रिमूव कर देना है, ठीक है, ताकि अगर वो गिरती है तो वहाँ उसके टीथ वगैरह में चोट ना आ जाए। माउथ गैग लगा के रखना है, क्या कि एस्पिरेट ना कर जाए, तो एस्पिरेट कर जाएगी तो मदर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो डेथ होने के चांसेस बन सकते हैं, तो एस्पिरेट से उसको बचाना है। और किसी भी प्रकार का कन्वल्सिव मूवमेंट से पेशेंट को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, द फॉलोइंग मेडिसिन गिवन पेशेंट टू कंट्रोल दिस कंडीशन, सेडेटिव टू कीप पेशेंट अंडर सेडेशन, मॉर्फिया 15 mg, लाइस्टिक cocktail, dextrose may be given intravenously,
एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स 160 to 110 MMOFG, एंटीबायोटिक ड्रग्स देते हैं प्रिवेंट इन्फेक्शन। मैग्नीशियम सल्फेट इज नाउ द रिकमेंडेड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रूटीन एंटी कन्वर्जन मैनेजमेंट ऑफ वुमेन इक्लैम्सिया रेदर देन डायजेपाम और फेनिटोइन। ये ड्रग्स दिया जाता है मदर्स को। मैग्नीशियम सल्फेट देंगे प्लस रूटीनली एंटी कन्वर्जन ड्रग्स देते हैं इक्लैम्सिया को प्रिवेंट करने के लिए, डायजेपाम और फेनिट्रोइन ड्रग दिया जाता है। रिस्पायरेटरी कार्डियक स्टिमुलेट्स सच एज डिजॉक्सिन, रिस्पायरेटरी सिस्टम और कार्डियक सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए क्या ड्रग्स दी जाती है आपको हम बता दें, डिजॉक्सिन ड्रग्स, मैथिड्रीन ड्रग्स और क्रैमिन ड्रग्स दी जाती है। डिजॉक्सिन ड्रग्स तो आपने कई बार सुना होगा, डिजॉक्सिन, मैथिड्रीन और क्रैमिन। क्रैमिन ड्रग्स दी जाती है इमरजेंसी ड्रग्स जो होती हैं, ये रिस्पायरेटरी और कार्डियक सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए और कन्वर्जन को कम करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट, फेनिटोइन और कौन से ड्रग्स देते हैं, तो आपको ये ड्रग्स के नाम याद करना होगा, ठीक है। यहाँ पे फेनिटोइन और डायजेपाम, ठीक है। फॉलोइंग इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड प्रॉपर ट्रीटमेंट नर्सिंग के फॉर द पेशेंट्स, एनेस्थीसिया, ट्रॉली ट्रे, इंजेक्शन ट्रे, सक्शन ऑपरेटर्स, बीपी ऑपरेटर्स, माउथ वॉश ट्रे, ऑक्सीजन सिलेंडर, अरेंजमेंट फॉर द कंडक्टिंग केस लेबर। लेबर के टाइम पे ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको क्या करना है, प्रिपेयर करके रखना है जब आप किसी भी इक्लैम्सिया वाले वुमेन्स का केयर करते हो, जब आप कोई भी ऐसी प्रेग्नेंट लेडी जिसकी डिलीवरी कंडक्ट करवाने वाले हो आप, और वो वुमेन्स किससे सफ़र करती है, फिट से या इक्लैम्सिया से अगर सफ़र कर रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या करना है, वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। देन इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है इक्लैम्सिया के टाइम पे। तो इक्लैम्सिया अगर किसी भी वुमेन्स को है तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं, इंजुरी टू द टंग, फ्रैक्शन, एक्यूट रिनल फेलियर, एस्फेक्सिया, पल्मोनरी एडिमा, ब्रोंकोनिमोनिया या टेम्पररी ब्लाइंडनेस, लीवर डैमेज, मायोकार्डियल फेलियर, फीटल एनॉक्सिया, स्टिल बर्थ, मेंटल कंफ्यूजन, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस एंड हेमोरेज, ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं इक्लैम्सिया के टाइम पर। तो समझ में आ गया होगा, चलिए ठीक है। और जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी इस सिलेबस को देखें और वॉच करें, क्योंकि नर्सिंग का टोटली सिलेबस है, टोटली जो कोर्स है उसको कराया जा रहा है। देन इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे। और अभी जो बच्चे बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर का जो मेन एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी ये क्लासेस बेनिफिट रहेगी, उनके लिए भी ये क्लासेस अगर वो वॉच करते हैं तो वो भी अच्छे से एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं इस क्लास को वॉच करने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रीक्लैम्सिया, जो कि हम कल इसको हम स्टार्ट करेंगे, कल के सेशन में हम आपको इसको पढ़ाएंगे। आप देख लीजिए क्वेश्चन, ये इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डिस्कस नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर द प्रीक्लैम्सिया। तो क्या होती है प्रीक्लैम्सिया कंडीशन, एक नॉर्मल कंडीशन होती है देन इक्लैम्सिया की, क्योंकि जब हाइपरटेंशन होता है, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो कंडीशन प्रीक्लैम्सिया कहलाती है। लेकिन जब प्रीक्लैम्सिया इतना ज्यादा बढ़ जाए, इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए कि वो एक फिट्स का रूप ले ले, एक कन्वर्जन का रूप ले ले, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्लैम्सिया। तो चलिए कल हम एक नए सेशन के साथ में फिर से लेके आएंगे नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रखा गया है, जो ओबीजी सब्जेक्ट से अभी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है, फाइनल ईयर का अकॉर्डिंग टू सिलेबस अभी ये लिया जा रहा है क्लास। तो कल हम फिर से एक नए सेशन के साथ में क्लास लेकर आएंगे। धन्यवाद।